हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएनएस का सेक्शन 335 से लेकर 350 तक, जो कि चैप्टर 18 है। चैप्टर 18 आईपीसी के दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में से रिलेटेड है, जो कि 463 सेक्शन से 489 सेक्शन तक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे 335 से। तो इसमें क्या चेंज हुआ है कि जो 335 सेक्शन है यहाँ पे, ये 335 जो सेक्शन है इसको पहले यानी 464 को पहले लाया गया है। उसमें क्या था कि 463 पहले थी, फिर 464 थी, यानी जो कूट रचना थी 463 में वो पहले थी, और उसके बाद जो मिथ्या दस्तावेज रचना जो डेफिनेशन थी उसकी वो 464 में थी। लेकिन इसका क्रम चेंज कर दिया गया है। पहले मिथ्या दस्तावेज रचना की जो परिभाषा है वो लाई गई है इसमें 335 सेक्शन में, और 336 सेक्शन में आपकी 463 सेक्शन ये वाली यहाँ पे आप देखेंगे। 336 के फर्स्ट क्लॉज में 336 के फर्स्ट क्लॉज में आपकी 463 सेक्शन है, यानी कूट रचना। उसके बाद जो 465 है वो 336 का सेकंड क्लॉज है आपका 465। ये क्या बात करता है, ये जो कूट रचना की जाती है उसके लिए पनिशमेंट की बात करता है कि 2 वर्ष तक का पनिशमेंट या जो फाइन होगा वो दिया जाएगा, या दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। उसके बाद जो तीसरा क्लॉज है इसका 336 का तीसरा क्लॉज वो कोरिलेट करता है आपका 468 को। इसमें क्या है कि छल के प्रयोजन से कोई व्यक्ति कूट रचना करके कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो है वो उपयोग में लाता है। उसके बाद जो इसका फोर्थ क्लॉज है 336 का, वो कोरिलेट है 469 से। इसमें क्या है कि कूट रचना कोई व्यक्ति इस आशय से करता है कि किसी भी व्यक्ति की पक्षकार की ख्याति की अपहानि हो जाए, तो ये इसलिए किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आती है आपकी 337 से 338, ये दोनों सेक्शन कोरिलेट है 466 से 467। इसमें क्या है 466 क्या कहती है, न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना करना, यानी फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और ऑफ पब्लिक रजिस्टर्स। तो ये आपकी 337 है। उसके बाद जो 338 है वो आपकी 467 से रिलेटेड है। यहाँ पे 338 ये क्या बात करती है, कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति हो यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या विल आदि की कूट रचना करना, फॉर्जरी करना इनकी। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है आपकी वो है 339, जो कि 474 से कोरिलेट है। यानी जो 337 और 338 में जो वर्णित दस्तावेज हैं उनको कूट रचित यानी जानते हुए कि वो फॉर्जरी की गई है उनसे, और उसे असली के रूप में उपयोग में लाता है, असली के रूप में उपयोग में लाने के लिए अपने कब्जे में उनको रखता है। उसके बाद आप देखेंगे 341 का क्लॉज और सेकंड क्लॉज, इसमें 470 और 471 है। फर्स्ट क्लॉज में 470 है इसके फर्स्ट क्लॉज में, यानी कूट रचित मिथ्या दस्तावेज होता है या इलेक्ट्रॉनिक कोई अभिलेख है उसको या तो कंप्लीटली या उसको पार्शली कूट रचना के द्वारा जिसको रचा गया है वह कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाता है। यानी इसमें क्या है कि कूट रचित जो दस्तावेज है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं, इसकी और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की डेफिनेशन इसमें बताएगी कि वो कौन सा होगा कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जो है शामिल किया गया है नया। पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल नहीं था 470 में, लेकिन इसके फर्स्ट क्लॉज में 340 में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद 471 यही जो कूट रचित दस्तावेज है या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, फर्स्ट में तो इसको परिभाषित किया गया है, बताया गया है, और सेकंड में इसको बताया गया है कि इससे कूट रचना कैसे की जाती है। अगर कोई व्यक्ति इससे कूट रचना करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, मानो कि उसने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक
जो अभिलेख है उसकी कूट रचना करी हो, तो वो पनिशमेंट जो होगा आपका वो 335 में जाके होगा। उसके बाद में तो ये 471 ये आपका सेकंड क्लॉज से हो गया कि किसी भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या बेईमानी से उसे असली के रूप में लाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है आपकी वो है 341। 341 सेक्शन है आपकी, इसमें फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज ये दोनों आपके 472 और 473 से कोरिलेट है। तो 472 से आपका कोरिलेट है इसका फर्स्ट क्लॉज 341। ये क्या कहता है कि कोई भी मुद्रा पट्टी या छाप, इनको बोलते हैं मुद्रा पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण, इसको बोलते हैं मतलब एक तरह से कूटकृत मुद्रा। कूटकृत मतलब क्या हो गया कि काउंटरफीट सील। तो काउंटरफीट सील आदि कोई भी व्यक्ति बनाता है, उसको अपने उपयोग में कूट रचना करने के लिए अपने उपयोग में लाता है, इसलिए उसको तैयार करता है। तो 472 में क्या क्या है, बनाना है कूट रचित जो है काउंटरफीट सील को, मतलब बनाना है या फिर उसको तैयार करना है। किस लिए बनाना और तैयार करना है, ताकि वे कूट रचना करने के लिए उपयोग में लाए जा सकें। सेकंड आपका 473 है, आपका 473 आपका सेकंड क्लॉज 341 का। इसमें क्या है कि जो काउंटरफीट सील है, कूटकृत मुद्रा है, उसको इस आशय से उसको बनाता है या उसको काउंटरफीट करता है ताकि वह कूट रचना करने के लिए उपयोग में लाया जा सके, ठीक है, और उसे अपने कब्जे में रखता है। तो इसमें क्या क्या हो गया कि बनाना हो गया, कूटकृत करना हो गया और कब्जे में रखना हो गया। उसके बाद तो इसमें इतना है। अब जो इसका तीसरा क्लॉज है 341 का तीसरा क्लॉज, वो काउंटरफीट सील आदि को जानते हुए कब्जे में रखना। किसी काउंटरफीट सील को जानते हुए कब्जे में रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये दोनों नए जोड़े गए हैं, तीसरा क्लॉज और चौथा क्लॉज। इसमें क्या है, जो काउंटरफीट सील थी उसको कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाना। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है आपकी 342 का फर्स्ट और सेकंड क्लॉज, ये आपकी 475 और 476 से कोरिलेट है। इसमें क्या है, जो धारा 338 में डॉक्यूमेंट दिए गए थे उनके अधिप्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेटिंग, अधिप्रमाणीकरण ऑथेंटिकेटिंग के लिए कोई उपयोग में लाई जाने वाली जो अभिलक्षणा है, यानी जो डेस्क्राइब्ड है 338 में, उसको क्या करना है, कूटकृत बनाना है, काउंटरफीट करना है, या काउंटरफीट जो चिन्ह युक्त होते हैं, मार्क्ड जो मटेरियल है, चिन्ह युक्त पदार्थ, उसको कब्जे में लाना। तो ये आपका 475 476 है। उसके बाद में मतलब इसको अगर अलग अलग पढ़ेंगे 475 476, तो इसमें अलग अलग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो 475 है वो क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ के ऊपर उस पर ऐसे अभिलक्षणा या ऐसे चिन्ह बना देना ताकि वह कूटकृत किया जा सके, कूटकृत करने के लिए रखा जा सके। और जो 476 है वो क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ के ऊपर इस तरह के लक्षण या चिन्ह बना देना ताकि वह धारा 338 में जो वर्णित है, डेस्क्राइब डॉक्यूमेंट है, उनसे भिन्न किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के ऑथेंटिकेशन के प्रयोजन के लिए उसको उपयोग में लाया जा सके। ये आपके अलग अलग इसको इस तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 343 344, ये आपकी कोरिलेट हैं 477 और 477 ए। तो 477 आपकी है 343 और 477 ए ये आपके 344। 343 क्या कहती है बीएनएस की कि कोई भी विल है या कोई भी आपका जो क्या कहते हैं उसको, दत्तक ग्रहण जो प्राधिकार पत्र होता है, दत्तक ग्रहण प्राधिकार
पत्र यानी एडॉप्शन वाला जो आपका ऑथराइजेशन होता है, सर्टिफिकेट जो होता है आपका वो, या फिर कोई मूल्यवान प्रतिभूति है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, तो दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र को बोलते हैं अथॉरिटी टू एडॉप्ट। तो कोई भी वसीयत या अथॉरिटी टू एडॉप्ट या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इनको कपट पूर्वक रद्द करना, कैंसिल करना तथा नष्ट करना यानी डिस्ट्रैक्ट करना, इसके लिए पनिशमेंट दिया गया है। उसके बाद 477A आती है, यानी लेखा का मिथ्याकरण करना, यानी 344 लेखा का मिथ्याकरण। इसका मतलब क्या है कि फाल्सिफिकेशन करना ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का फाल्सिफिकेशन करना। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी 477 के बाद आती है आपकी 478 से 489, ये आपका संपत्ति चिन्ह जो हैं आपकी उसके बारे में प्रावधान करती है, जो प्रॉपर्टी मार्क्स होते हैं। और इधर ये 345 से लेकर 350 तक हैं। इसमें जो सेक्शन 478 है ये आईपीसी में पहले से ही रिपील्ड थी, और 480 सेक्शन ये भी आईपीसी में पहले से रिपील्ड थी। अब आती है 478 के बाद 479 और 481, 482, ये तीनों सेक्शन आपकी 345 के क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 3 तक हैं। तो इसमें फर्स्ट क्लॉज जो है इसका 345 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो है 479 से, यानी प्रॉपर्टी मार्क्स की डेफिनेशन को जो बताता है। उसके बाद जो सेकंड क्लॉज है वो है 481 से, यानी किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति को या किसी भी माल को, गुड्स को, या फिर किसी भी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को जिसमें कोई मूवेबल प्रॉपर्टी या माल रखा है, उसे इस तरह से मार्क करता है कि उससे किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि वो इस प्रकार चिन्हित संपत्ति या माल किसी पात्र में रखी हुई कोई संपत्ति या माल ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह नहीं है। तो इसमें भी एक तरह से मिथ्या संपत्ति चिन्ह का जो परिभाषा है वो दी गई है। जो 479 है उसमें प्रॉपर्टी मार्क्स की डेफिनेशन दी गई है, जबकि इसमें फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क्स की डेफिनेशन दी गई है 481 में। और 480 जो 2 है इसका तीसरा क्लॉज 482, ये क्या है, ये पनिश करता है जो 479 481 है, इनको पनिश करता है 482, यानी जो कोई मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है उसको 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब उसके बाद आती है 480 आपकी रिपील्ड है, 481 482 हमने पढ़ ली। अब 483 484 यहाँ 347 के फर्स्ट और सेकंड क्लॉज में आती हैं, और 485 6 आपकी 348 और 349 में आती हैं। तो पहले हम इसका क्रम बीएनएस के क्रम के अनुसार देखें तो 346 आपकी 489 से कोरिलेट है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। 346 बीएनएस क्या कहती है कि क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना, यानी टेम्परिंग करना विद प्रॉपर्टी मार्क्स विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 347 347 के क्लॉज 1 और 2, ये 483 1 और 484 से कोरिलेट हैं। तो इसमें क्या है, जो 347 है वो है 483 से, यानी संपत्ति चिन्ह का कूटकरण करना, यानी काउंटरफिटिंग करना ए प्रॉपर्टी मार्क्स की। और 480 इसका फर्स्ट क्लॉज हो गया ये, और ये इसका सेकंड क्लॉज हो गया 484, यानी किसी भी संपत्ति चिन्ह प्रॉपर्टी मार्क्स का जो लोक सेवक के द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, या फिर किसी भी ऐसे चिन्ह का, मार्क्स का जो लोक सेवक द्वारा किसी उपयोग में लाया जाता है। इस उपयोग में लाया जाता है कि कोई संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा या फिर विशिष्ट समय या स्थान पर बनाई गई है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका वो है 348, ये कोरिलेट है आपके 485 से। ये ये क्या कहती है
348 की संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या फिर उस पर कब्जा करना, यानी मेकिंग और possession of any instrument for counterfeiting a property marks। उसके बाद 349 जो कि 486 से कोरिलेट है, प्रॉपर्टी मार्क्स से जो कूट रचित होते हैं, फॉर्ज्ड प्रॉपर्टी मार्क से मार्क्ड जो होते हैं, मतलब मार्क्ड वाले माल का विक्रय करना, यानी सेलिंग गुड्स मार्क्ड विद ए काउंटरफीट प्रॉपर्टी मार्क्स, यानी कोई भी आपने जो प्रॉपर्टी मार्क्स है वो पहले फॉर्ड काउंटरफीट कर दिया है, उस काउंटरफीट प्रॉपर्टी मार्क से ही आप किसी मार्क्ड जो माल है, गुड्स है, उसका सेल करते हैं, तो ये उसको पनिश करती है। उसके बाद 350 आपकी 487 से कोरिलेट है, यानी किसी ऐसे पात्र के ऊपर, वस्तु के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। तो क्या करना है कि मेकिंग ए फॉल्स मार्क अपॉन एनी रिसेप्टिकल कंटेनिंग गुड्स। तो 350 का आपका फर्स्ट क्लॉज आपका 487 से कोरिलेट है और सेकंड क्लॉज आपका 488 से कोरिलेट है। उसके बाद में जो 488 है ये क्या है, जो 487 के अधीन जो प्रतिषिद्ध था माल जो बनाना था प्रॉपर्टी मार्क से, जो मिथ्या चिन्ह का उपयोग करके बनाना था, 488 क्या कहती है कि अगर जो आप प्रतिषिद्ध किसी भी प्रकार से किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह का उपयोग करते हो तो आपको जो है उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा कि मानो आपने 487 के अधीन अपराध किया है, यानी वो मिथ्या प्रॉपर्टी चिन्ह का जो आपने उस पे पात्र के ऊपर चिन्ह बनाया है, उसके लिए जो पनिश किया जाता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है जो 489 वाले जो क्लॉज हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 488 के बाद 489 कहाँ है, तो 489 हमने अभी पढ़ा था 346 के साथ में, और 489 ए से लेकर ई तक ये प्रोविज़न हम पढ़ चुके हैं। जो आपका चैप्टर 10 था, चैप्टर 10 के साथ में चैप्टर जो आईपीसी का 12 और 18 का ये वाला प्रोविज़न हम साथ में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद 490 आता है, तो ये 490 वाला जो प्रोविज़न है ये क्या है, ये कहाँ है, तो ये है चैप्टर 19। चैप्टर 19 आपका ये बात करता है 490 से 492 तक की, 490 से 492 तक की। और उसके बाद जो 20 चैप्टर है वो आगे हम देखेंगे, जो विवाह से संबंधित अपराध हैं उनको वो हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं। अभी हम जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे आपका चैप्टर 22, 21 और 19। जो चैप्टर 19 है ये हमने देखा कि 490 से 492 तक है, इसको हम यहाँ अभी पढ़ेंगे। इसका क्रम ये है कि चैप्टर पहले 22 यहाँ कोरिलेट है चैप्टर 19 से 351 से 357, यानी इस चैप्टर 9 में बीएनएस में तीनों ही चैप्टर मर्ज हैं। कौन कौन से, चैप्टर 22, चैप्टर 21 और चैप्टर 19, यानी आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, ये तीन तो हो गए आपके चैप्टर 22 में, और मानहानि हो गया आपका चैप्टर 21 में, और जो 492 चैप्टर 19 है वो आपका सेवा संविदा वाला हो गया। तो ये तीनों ही सेक्शन आपके, तीनों ही चैप्टर आपके 351 से लेकर 357 के बीच में हैं। तो किस तरह से हैं, पहले हम, चूंकि इनका क्रम चैप्टर 22, 21, 19 है, तो पहले हम इस तरह से पढ़ेंगे। 351 में जो क्लॉज 1 से लेकर 4 तक हैं, ये इसमें आपके कौन कौन से सेक्शन है, 503, 506 का पैरा 1 और 2 और 507
ये 4 सेक्शन, मतलब 3 सेक्शन हैं इस तरह से, एक का पैरा है, पैरा फर्स्ट और पैरा सेकंड। तो 351 का क्लॉज 1 आपका है 503, यानी जो आपराधिक अभित्रास की जो डेफिनेशन है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की जो डेफिनेशन है, वो आपकी 351 क्लॉज 1 में है। उसके बाद जो क्लॉज 2 है आपका, वो 506, यानी इसको पनिश करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन को। पनिशमेंट इसमें 2 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों दिया हुआ है। उसके बाद इसी में जो तीसरा क्लॉज है इसका 351 का, वो 506 का पैरा जो 2 है, पैरा जो 2 है इसका, यानी जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, आपराधिक अभित्रास है, वह मृत्यु या उपति, घोर उपति कारित करने की, या फिर अग्नि के द्वारा संपत्ति का नाश करने की, या फिर मृत्युदंड से आजीवन कारावास से या 7 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने की धमकी के द्वारा आपराधिक अभित्रास किया जाता है, तो उसको पनिशमेंट जो है 506 के पैरा 2 में मिलता है, यानी इधर तीसरा क्लॉज 351 का। उसके बाद जो फोर्थ क्लॉज है इसका, वो है 507 से। 507 में क्या है कि कोई भी गुमनाम व्यक्ति, अनाम व्यक्ति या कोई भी अज्ञात व्यक्ति किसी को धमकी देता है उसे, तो वह जो है आपराधिक अभित्रास होता है, यानी गुमनाम व्यक्ति के द्वारा आपराधिक अभित्रास आप कह सकते हैं, उसको पनिश करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 352 और 353, ये दोनों आपकी 504 505 हैं। यानी 352 आपकी क्या कहती है, जो कि 504 से रिलेट है, लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से जानबूझकर अपमान करना, यानी इंटेंशनल इंसल्ट करना विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी 353, ये आपकी 505 से कोरिलेट है। इसमें क्या है, लोक दृष्टिकारक वक्तव्य हैं, स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ, यानी लोक दृष्टिकारक वक्तव्य। उसके बाद 354 जो कि आपकी 508 से कोरिलेट है, यानी 354 क्या है, किसी व्यक्ति को यह विश्वास कराने के लिए उत्प्रेरित करके मतलब इंड्यूस करके कि वह दैवीय अप्रसाद, दैवीय अप्रसाद क्या है, डिवाइन डिसप्लेजर, दैवीय अप्रसाद का भाजन होना, भाजन होना मतलब ऑब्जेक्ट होना उसका, इस यानी किसी भी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उसे इंड्यूस करके कि वह डिवाइन डिसप्लेजर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोई भी उससे कार्य कराया जाए, तो उसको पनिश करती है 354। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी, यहाँ जो 509 सेक्शन है आईपीसी की, ये आपकी सेक्शन 79 में, सेक्शन 79 से कोरिलेट है। 510 आपकी 355 से कोरिलेट है। उसके बाद 354 के बाद 355। इसमें क्या है, कोई मत व्यक्ति के द्वारा लोक स्थान में अवचार किया जाता है, यानी मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन। ये सेकंड लास्ट सेक्शन थी आपकी आईपीसी की, लेकिन यहाँ पे सेकंड लास्ट नहीं है, 355 है यहाँ पे। और इसमें जो पनिशमेंट है 355 में, आप यहाँ पे देखेंगे जो अब तक पनिशमेंट था कि सादा कारावास था और 24 घंटे तक का कारावास था, या फिर जो जुर्माना था वो 10 रुपये का था, 10 रुपये तक का जुर्माना था, या दोनों। लेकिन इसमें चेंज क्या किया गया है, चेंज इसमें किया गया है, जो 10 रुपये है उसके स्थान पर कितना कर दिया गया है, 1000 रुपये। और इसमें सामुदायिक जो सेवा पनिशमेंट है, कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा जो पनिशमेंट है वो इसमें जोड़ा गया है। तो इतना इसमें चेंज किया गया है। 510 के बाद जो 511 सेक्शन है वो आपकी बीएनएस की सेक्शन 62 से कोरिलेट है, आपराधिक प्रयत्न से जो संबंधित अपराध हैं उसके बारे में। तो चैप्टर 22 आपका 503 से 510 ही कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 21 आपका आता है इधर 355 के बाद में 356 सेक्शन। तो इसमें आप देखेंगे 499 सेक्शन आपकी, 499 के बाद 500, 501 और 502, ये आपकी सेक्शन कोरिलेट हैं आपकी
356 क्लॉज 1, 2, 3 और 4 इनसे। तो 499 में क्या है, यहाँ पे मानहानि की परिभाषा दी गई है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो 4 एक्सप्लेनेशन है, और एक्सेप्शन जो हैं वो कितने हैं, 10 एक्सेप्शन हैं। तो 4 एक्सप्लेनेशन है, 10 एक्सेप्शन है जो शुरू में है आपके। उसके बाद में इसमें मतलब सिर्फ मानहानि की जो है डेफिनेशन दी गई है और उसके एक्सेप्शन दिए गए हैं और एक्सप्लेनेशन है, उनको आपको पढ़ना है। और जो इसमें जो सेकंड क्लॉज है आपका, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें जो मानहानि है उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है। तो आप इस मानहानि के पनिशमेंट में भी चेंज है। अब तक क्या था कि सादा कारावास था, या दो मतलब सादा कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकता है, या फिर फाइन, या दोनों। लेकिन अब इसमें चेंज क्या है कि इसमें भी सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। तो ये आपका इसमें ऐड है। उसके बाद जो 501 है क्लॉज 3 से 356 क्लॉज 3, यानी कोई व्यक्ति किसी बात को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए ऐसी बात किसी व्यक्ति यह जानते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है, फिर भी उसे प्रिंट करता है, यानी मुद्रित करता है, उसको क्या करता है, प्रिंट करता है, या उसको उत्कीर्ण करता है। तो उत्कीर्ण बोलते हैं मतलब एनग्रेव्स करना, मतलब उसको बात को। तो वह सादा कारावास से या 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपकी 502, जो 4th क्लॉज से रिलेटेड है, यानी जो भी प्रिंटेड या एनग्रेव्स पदार्थ है, मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ है, उसको यह जानते हुए कि उसमें ऐसे विषय हैं जो कि मानहानिकारक हैं, फिर भी उनको बेचता है या बेचने की प्रस्तावना करता है। तो इस तरह से आपके 502 तक आपके कोरिलेट हो गए। अब नेक्स्ट जो है आपकी वो है जो चैप्टर 19 है। चैप्टर 19 आपका सेवा संविदाओं के संबंध में आपराधिक भंग जो होता है उसके बारे में प्रावधान करती है, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन। इसमें आपकी 3 सेक्शन है, 490 से लेके 492। लेकिन जो 490 और 492 हैं ये आईपीसी में पहले से ही रिपील्ड हैं, निरसित हैं। उसके बाद एक सेक्शन इसमें बचता है 491, जो कि चैप्टर 19 के लास्ट वाला जो सेक्शन है 357 उससे कोरिलेट है। तो उसमें है क्या, इसमें 491 में कि किसी भी असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की, जो असहाय व्यक्ति होता है यानी हेल्पलेस पर्सन जो होता है, उसकी जो है आप परिचर्या करने की, या परिचर्या बोलते हैं उसको अटेंड करना, या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने यानी सप्लाई वांट्स ऑफ, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा करने का भंग, ये इसमें पनिश है। यानी कोई भी व्यक्ति होता है कोई हेल्पलेस पर्सन है और उस व्यक्ति के लिए आपको इंटरेस्टेड किया गया है, न्यस्त किया गया है कि आपको इसकी मदद करनी है, इसकी जो है एक तीमारदार के रूप में मतलब आपको करनी है, और वो उसको ब्रीच कर देता है, उसके लिए पनिशमेंट इसमें दिया गया है। और इसमें पनिशमेंट में भी चेंज है। पहले जो इसमें 491 में जो पनिशमेंट था वो 200 रुपये तक का जो फाइन था वो था, यानी 3 मास तक का कारावास था, या जुर्माना जो 200 रुपये तक हो सकता है। अब इस 200 रुपये के स्थान पे क्या कर दिया गया है, 5000 रुपये। तो इस तरह से ये लास्ट आपकी 357 सेक्शन जो थी ये चैप्टर 9 से कोरिलेट थी। उसके बाद ये एक चैप्टर एक्स्ट्रा जो बनाया है, इसमें केवल एक ही सेक्शन है, लास्ट की चैप्टर 20 बना दिया, जो कि रिपील और सेविंग से रिलेटेड है, कि इसमें 358 एक ही सेक्शन है,
जो कि आईपीसी को निश्चित करती है, इसके बारे में बताती है। 358 की आईपीसी को इस बीएनएस के द्वारा रिपील कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका जो है वो कंप्लीट आपका बीएनएस जो है वो हो चुका है। जो भी आपको इसमें मतलब चाहे वो पनिशमेंट के बारे में हो, चाहे वो फाइन के बारे में हो, चाहे वो इसका बीएनएस का मतलब कौन सा प्रोविज़न इसमें जोड़ा गया है, कौन सा इसमें से हटाया गया है, ये सारे प्रोविज़न, इसका हिस्ट्री क्या है, ये लाया क्यों गया था, ये सारे प्रोविज़न हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। यानी किसी को भी अपने बेयर एक्ट में, बीएनएस वाले बेयर एक्ट में अगर ये कंपैरिजन देखना है, साथ में उसको लिखना भी है कि आईपीसी की किस सेक्शन से ये वाला प्रोविज़न कोरिलेट है, तो वो अपने बेयर एक्ट को संशोधित कर सकता है साथ में बीएनएस वाले को आईपीसी के साथ में कि कहाँ कौन सी चीज़ जोड़ी गई है, कितना फ़ाइन पहले था, कितना फ़ाइन अब है। तो ये एक नए तरीके से आपको बताया है। तो ये आप जाके, ये आप पूरी प्लेलिस्ट आपकी 8-9 वीडियो इसमें हो चुकी हैं। तो इसको आप फास्ट में देख के 1.5 की स्पीड से आप करके आप अपने बेयर एक्ट में संशोधन कर सकते हैं। कोरिलेशन के लिए है, जिनको केवल बीएनएस ही पढ़ना है, आईपीसी से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए ये हेल्पफुल इतनी नहीं है। बाकी जिनको आईपीसी भी देखना है और बीएनएस भी देखना है, वे अपने बेयर एक्ट में संशोधन इस वीडियो से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम जो लेके आएंगे वो चैप्टर वाइज सेक्शन को लेके आएंगे नई वीडियो में, पूरे डिटेल के साथ और केस लॉ के साथ में आपको पूरा वीडियो बताया जाएगा, पूरे आपको चैप्टर वाइज पूरा समझाया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट समझाया जाएगा। पूरा वीडियो आपको इसमें मिलेगा, प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, दोनों के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।